Naive Bayes algorithm is your classification problem. ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। क्लासिफिकेशन से मतलब समझ रहे होंगे कि अगर आपके पास आउटपुट कॉलम के अंदर वैल्यू कैटेगोरिकल है, आप उसके ऊपर नियर बाय एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो अब आपके पास जो नियर बाय एल्गोरिथम है वो बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। आई होप सबने बेस थ्योरम पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में या फिर अपने 11 12 के अंदर। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर दूंगा कि क्या है बेस थ्योरम। तो नियर बाय एल्गोरिथम बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी और आपके बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये प्रेडिक्शन करना है कि बाहर आपके बारिश होगी या नहीं होगी, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप नियर बाय एल्गोरिथम से प्रेडिक्शन कर सकते हो। ये अगर आपके पास कोई मेल आ रही है आपके इनबॉक्स में, तो वो मेल आपके पास स्पैम है या फिर नॉट स्पैम है। ठीक है, वो स्पैम है या नॉट स्पैम है, दैट इज योर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। वो रूल आउट कैसे करता है उसको, वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे रूल आउट करता है। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, अगर स्पैम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो वो बोलेगा स्पैम है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम ज्यादा होगी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम आ रही है 0.59 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्पैम आ रही है 0.39, तो वो इन दोनों प्रोबेबिलिटी को क्या करेगा, आपस में कंपेयर करेगा। कंपेरिजन में जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई होगी, वो आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा कि आपकी मेल स्पैम है या फिर नॉट स्पैम है। ऐसे आपके पास ये एल्गोरिथम डिसीजन लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले वो दोनों कंडीशंस में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करती है, और प्रोबेबिलिटी के लिए वो क्या यूज करती है, बेस पे रिमूव करती है। ठीक है। तो आई विल स्टार्ट विद बिल्कुल बेसिक सम, एक बारी प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके पास दो इवेंट होते हैं। एक होता है आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है कि अगर आपने एक डाई को रोल किया, तो डाइस को रोल करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा, है ना। अभी सारे ऑप्शंस के अंदर से, सारे इवेंट्स के अंदर से 1 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 के आने के चांसेस कितने हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 6 है कि टोटल जो इवेंट है वो 6 है, उसमें से 1 आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/6। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगेन 2 कितनी बारी आ रहा है, 1 बारी आ रहा है, और टोटल इवेंट कितने हैं आपके पास, 6। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने की 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आने की 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 आने की 1/6। यानी कि ईच एलिमेंट हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, हर एक के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है। सो दिस इज नॉट टू बी द इंडिपेंडेंट इवेंट। इसको क्या बोलते हो, इंडिपेंडेंट। सो विल कॉल दैट इवेंट इज द इंडिपेंडेंट इवेंट। जो किसी और दूसरे इवेंट पे होने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हो, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हो। दूसरा जो इवेंट होता है आपके पास डिपेंडेंट इवेंट होता है। डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है कि जो दूसरे किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बैग है यहाँ के। ठीक है, इस बैग के अंदर आपके पास बॉल्स हैं, 3 बॉल्स आपके पास रेड कलर की हैं, और 2 बॉल्स आपके पास ग्रीन कलर की हैं। ठीक है। तो दिस इज योर बैग। इस बैग के अंदर दो तरह की बॉल्स, एक रेड कलर की बॉल है, एक ग्रीन कलर की बॉल है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमूविंग रेड बॉल एंड आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमूविंग ग्रीन बॉल। ठीक है, पहले प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, वो रेड बॉल को रिमूव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके बाद आफ्टर दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमूविंग द ग्रीन बॉल। कि पहले आप रेड बॉल को यहाँ से रिमूव करने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, उसके बाद जब इसको निकाल लोगे रेड बॉल को इस बैग के अंदर से, उसके बाद फिर वो ग्रीन बॉल की
रिमूव होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। इसका मतलब जो ग्रीन वाला जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, वो रेड बॉल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो रेड बॉल पहले बैग से निकालोगे आप, उसके बाद ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो व्हेन द टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट विद ईच अदर, तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमूविंग द रेड बॉल निकालते हो, तो टोटल बॉल कितनी है आपके पास, 5, और उसमें से कितनी बॉल्स के पास आपके पास कितनी रेड बॉल से 3 रेड बॉल है, इसका मतलब इसके आपके पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमूविंग द रेड बॉल, दैट इज 3/5। अब यहाँ से बॉल जा चुकी है, ठीक है, अब आप जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वो ग्रीन बॉल की रिमूविंग की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। अब आपके पास ये बॉल यहाँ से बैक से जा चुकी है, तो आपके पास टोटल कितनी बॉल्स बची हैं यहाँ पे, 4 बॉलें बची हैं, तो ये है टोटल 4 बॉल्स। और उसमें से ग्रीन बॉल को रिमूव करने की टोटल ऑप्शन कितने हैं आपके पास, 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1/2। So that is the probability of removing the green ball when the event this red ball event is already occurred। कि आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है ग्रीन होने की when this particular event is already occurred, ये इवेंट पहले से हो चुका है, उसके बाद आपने क्या निकाला है, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया। तो इस तरह के इवेंट को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखते हो, यू हैव टू राइट लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन। अगर आपको ये दोनों साथ में निकालनी हो तो आप इसको कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, probability of multiply by probability of green with respect to red ball। You have to write like this। सबसे पहले अपने प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली, रेड होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जब अपने रेड बॉल को रिमूव किया, दैट इज 3/5 मल्टीप्लाई बाय। अब ये क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बाय रेड, ग्रीन बाय रेड का क्या मतलब है कि दिस इज नॉन टू बी योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये आपके पास क्या है, इसको क्या बोलते हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन क्या है यहाँ पे कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकालोगे जबकि रेड इवेंट हो चुका होगा। ये जो बाय वाला साइन है ये क्या बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन व्हेन द इवेंट रेड इज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि आपके पास आप ग्रीन की प्रोबेबिलिटी तभी निकाल सकते हो जब आपके पास ये वाला रेड वाला इवेंट हो चुका है, रेड वाला इवेंट हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ कंडीशन प्रोबेबिलिटी। तो यू हैव टू राइट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ग्रीन वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बाय रेड। ग्रीन बाय रेड का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन की निकाल रहे हो जबकि एक इवेंट आपका रेड वाला हो चुका है, दिस इवेंट इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिखते हो, क्लियर। तो अब हम इसी को ही अपने यूज करेंगे बेस थ्योरम के अंदर। हाँ, तो बेस थ्योरम कैसे निकालोगे, बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, देखो आपने क्या लिखा, अब मैं इसको सिंपल टर्म में लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को ऐसे भी लिख सकते हो रिवर्स करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए बोथ आर इक्वल। ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल है, आप इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो। ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को कैसे लिख सकते हो, दिस इज फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। ठीक है, इसके बाद इस वाली टर्म को मैं कहता हूँ यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, यू विल गेट द टर्म एज probability of A multiplied by probability of B by A divided by probability of B, and that is equal to probability of A by B। यही आपकी क्या बेस थ्योरम, दिस इज नॉन टू बी द बेस थ्योरम। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी किसके निकाल रहे हो, ए की, जबकि पास आपके पास इनपुट गिवन फीचर्स के आपके पास, कि आपके पास इनपुट गिवन फीचर है आपके पास बी के फॉर्म में। इसको डेटा सेट के फॉर्म में समझोगे, आप इसको मशीन लर्निंग के डेटा सेट में कैसे यूज करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा सेट है x1 x2 x3 और y, ये आपके पास क्या इनपुट पैरामीटर्स हैं, और y आपका क्या है, आउटपुट पैरामीटर। ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कॉलम है, पास है, फेल है, पास और फेल है। ठीक है, ये इनपुट पैरामीटर है। तो अब आप इसके ऊपर कैसे कैलकुलेट करोगे, अब अगर कोई पूछे कि बच्चा पास होगा या फेल होगा यूजिंग द बेस थ्योरम, तो आप इसको कैसे लिखोगे कि आपको प्रिडिक्ट क्या करना है, वाई को प्रिडिक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, ये आप किसके बेस पे निकालोगे, ये सारे इनपुट फीचर के बेस पे निकालोगे, विद रिस्पेक्ट टू x1 कॉमा x2 कॉमा x3। ठीक है, ये आपकी क्या यस होने की प्रोबेबिलिटी है। यस का मतलब यहाँ पे वाई के आपके पास, ये जो वाई क्लास है आपके पास, इसके अंदर 2 क्लासेस हैं, या तो बच्चा पास होगा या फिर बच्चा फेल होगा।
ठीक है, अब पास होगा या फेल होगा, आप क्या करोगे, दोनों प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे पास होने की फेल होने की भी। इन दोनों में से जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी आप उसको डिक्लेयर करके बच्चे को पास या फेल डिक्लेयर कर दो। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अगर आपको ओपन करके लिखना हो यूजिंग द बेस थ्योरम, अब इसके ऊपर बेस थ्योरम कैसे लगाओगे, x1 x2 x3, ये क्या कहता है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ y निकाल रहे हो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3 विद रिस्पेक्ट टू y एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या आपके पास x1 x2 एंड x। So by using this formula you can calculate the probability of y। और y आपके पास दो क्लासेस है, या तो yes है या फिर no है। So this is how the naive algorithm gonna prediction on your particular data set। ठीक है, एक एग्जांपल लेके करते हैं, अगर आपके पास रियल टाइम में कोई डेटा सेट गिवन होगा तो उस पर आपके पास प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट होंगी यूजिंग दिस naive algorithm। फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटा सेट गिवन है जिसके अंदर आपके पास तीन इनपुट कॉलम्स हैं, लाइक स्टडी आवर्स हैं, स्टूडेंट की अटेंडेंस है, और उसके बेस पे आप उसका रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टडी आवर्स के आप काफी बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा, लो है, या फिर वो मीडियम है। दीज आर द कैटेगोरिकल फीचर्स, लो, हाई। अटेंडेंस बच्चे की गुड है क्लास के अंदर, पुअर है, ठीक है, गुड है, इसकी भी गुड है और इसकी पुअर है, फॉर एग्जाम्पल। एंड रिजल्ट, ये बच्चा क्या हो गया, पास हो गया, ये फेल हो गया, ये पास हो गया, ये पास हो गया और ये फेल हो गया। सो दिस इज योर डेटा सेट। अब आपको इसके ऊपर क्या लगानी है, नियर बाय एल्गोरिथम लगानी है। तो आपके पास सबसे पहले ये दोनों क्या बन गए, आपके पास ये क्या है, इनपुट कॉलम्स है, और ये आपके पास क्या है, आउटपुट कॉलम। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको प्रिडिक्शन क्या करनी है कि आपके पास एक नया डेटा पॉइंट आएगा जब आप प्रिडिक्शन करने लगोगे। इस डेटा पॉइंट के अंदर आप दो वैल्यू दोगे, एक तो स्टडी आवर्स की दोगे, एक अटेंडेंस की दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ उसको वैल्यू कि बच्चा जो है वो मीडियम क्लास में है, मीडियम उसने स्टडी आवर्स की है, और उसकी जो अटेंडेंस है वो गुड है। तो बताओ कि ये बच्चा पास होगा या फेल होगा, ये प्रिडिक्शन करनी है आपको। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे इसके ऊपर, ने बाय एल्गोरिथम लगाओगे। ठीक है, तो ने बाय एल्गोरिथम देखो कैसे वर्क करेगी। अब यहाँ पे बच्चा पास होगा या फेल होगा इसके होने की दो प्रोबेबिलिटीज है ना। तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, अब आपके पास जो वाई वाले क्लास है इसके अंदर जो आपका आउटपुट फीचर है इसके अंदर दो ऑप्शन है, या तो बच्चा क्या होगा, पास होगा विद रिस्पेक्ट टू द गिवन फीचर, क्या आपकी गिवन फीचर्स क्या क्या है आपके पास, आप क्या निकाल रहे हो गिवन फीचर्स में से, कि उसकी जो स्टडी आवर्स है वो मीडियम है और बच्चे की अटेंडेंस गुड है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, स्टडी आवर्स की वैल्यू क्या गिवन है, मीडियम, और उसके क्लास की अटेंडेंस गुड है। इस पे आप क्या लगा दोगे, बेस थ्योरम लगा दोगे। तो बेस थ्योरम कैसे लगाओगे, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पास मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम कॉमा गुड डिवाइडेड बाय पास, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये सारा प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम कॉमा गुड। ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, पास होने की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, है ना। ऐसे आप प्रोबेबिलिटी किसकी निकालोगे, फेल होने की, बच्चा फेल भी हो सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप दोनों प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर करो। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस कॉलम्स कैसे निकालोगे, तो इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कंडीशन एज मीडियम, उसका स्टडी आवर्स है और अटेंडेंस भी गुड है, ये कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसके ऊपर अगेन बाय थ्योरम आप लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम कॉमा गुड बाय फेल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम कॉमा गुड। ठीक है, तो आप ये दोनों प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करोगे यहाँ से, और जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसका डिनोमिनेटर देखो दोनों में कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, जस्ट नॉर्मलाइज द रिजल्ट। तो ये टू बी जस्ट कॉल कैलकुलेट दिस थिंग एंड दिस थिंग। ठीक है, तो जब हम दोनों की कैलकुलेशन करेंगे, विल सी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ पास देखो कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम कॉमा गुड बाय पास। ये दोनों जो इवेंट्स हैं वो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अलग अलग कॉलम्स के अंदर। यहाँ पे एक्स1 कॉलम कॉलम है,
तो दोनों इवेंट्स का इंडिपेंडेंट है, तो हम इस प्रोबेबिलिटी को इंडिपेंडेंट लिख सकता हूँ यहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पास मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम with respect to pass multiply by probability of good with respect to pass। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास क्या है, पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, करो डेटा सेट चेक करो अपना, जिससे डेटा सेट आपके रिजल्ट वाले कॉलम को चेक करो। आई टेक आप अपना आउटपुट वाला कॉलम देखो, कितने टोटल कितने पास हैं, एक ये पास है, दो तीन, टोटल कितने हैं आपके पास, एक दो तीन चार, पांच में से तीन बच्चे पास हैं, तो इसका मतलब पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास, 3/5। यहाँ पे क्या होगी, पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसा बच्चा जो कि पास है और उसकी जो स्टडी आवर्स है वो मीडियम है। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले तो आप देखो कि पास कौन कौन है, उसमें से आप मीडियम वाले को देखो, आपके पास पास ये वाला है और ये पास है और ये वाला पास है। अब इन तीनों के आप स्टडी आवर्स देखो, तीनों के स्टडी आवर्स कितने हैं, इसका हाई है, इसका मीडियम है और इसका लो है, यानी कि एक ही बच्चा ऐसा है जिसका स्टडी आवर्स मीडियम है और वो पास हो रहा है, तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, टोटल आपके पास कितनी एंट्रीज है पास की, 3, जिसमें से सिर्फ एक एंट्री है जो मीडियम है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो 1/3। ठीक है, तो यहाँ का लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू पास वुड बी 1/3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड विद रिस्पेक्ट टू पास। अब आप सेकंड इंडिपेंडेंट कॉलम को पकड़ रहे हो, सेकंड कॉलम के आपके पास अटेंडेंस, अब पास वाले स्टूडेंट्स में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो गुड है अटेंडेंस के अंदर, एक ही है, दो तीन, बाई चांस तीनों ही गुड है आपके पास तो पास हो जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टोटल इवेंट भी आपके पास 3 है और तीनों ही आपके पास पास हो जा रहे हैं, तीनों ही गुड है आपके पास, तो 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास, तो इस वाली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास, 3/3 यानी कि 1। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो दिस इज 1/5। ये 1/5 प्रोबेबिलिटी किसकी है, पास होने की। सिमिलरली अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फेल होने की, फेल होने वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है आपके पास, दैट इज अ फॉर्मूला, ये वाला आपके पास फॉर्मूला फेल होने वाले का, तो आई जस्ट राइट इट हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल मल्टीप्लाई बाय दोनों इवेंट्स में से प्रोबेबिलिटी ऑफ जब बच्चे की जो स्टडी आवर्स है वो मीडियम थे तो उसमें से कितने बच्चे फेल हुए उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जब उसकी अटेंडेंस क्या थी, गुड थी। ठीक है, तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो नाउ विल कैलकुलेट कि सबसे पहले फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, टोटल फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, अगेन यू विल चेक दैट डेटा सेट। टोटल आपके पास इवेंट्स कितने हैं, 5, उसमें से कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, 2 बच्चे फेल हो रहे हैं, इसका मतलब द प्रोबेबिलिटी इज 2/5। so the probability is 2/5 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे बच्चे जो फेल हो रहे हैं लेकिन उनकी जो स्टडी आवर्स है वो मीडियम है, वो कितने हैं, जो बच्चे फेल हो रहे हैं ये 2 बच्चे ऐसे हैं और उनका स्टडी आवर्स क्या है, मीडियम है, तो दोनों में से देखो कोई भी मीडियम नहीं है, एक का लो है एक का हाई है, इसका मतलब ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है आउट ऑफ 2, तो दैट इज योर 0, या तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 होने का मतलब क्या है, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बाय फेल, इसका मतलब है कि जो अटेंडेंस ऐसे बच्चों की अटेंडेंस जो फेल हुए लेकिन जिनके अटेंडेंस गुड है, ऐसी कितनी एंट्रीज है, अब फेल वाले देखो एक ही है, अब दोनों में से अटेंडेंस दोनों की पूरे, इसका मतलब एक भी गुड नहीं है यहाँ पे, तो अगेन दिस इज 0/2 क्लियर, दैट इज अगेन योर 0। ठीक है, तो ये बाई चांस हमारा डेटा सेट ऐसा है कि यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, अदरवाइज जब रियल टाइम डेटा सेट पे काम करोगे तो प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी, तो जब आप किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो अब आपके पास 2 प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ पास होने की दैट इज 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल होने की दैट इज 0। अब क्या करेगा मॉडल, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर करेगा, तो जिसमें जिसकी अकरेंस ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वही आपका आंसर बनेगा, तो ऑलवेज में 0 आ रहा है तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज अ डोमिनेटिंग वैल्यू, जिसका पॉइंट में आंसर आ रहा हो। ठीक है, इसका मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो पास आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने डेटा पॉइंट दिया था, डेटा पॉइंट के अंदर क्या आएगा कि जो बच्चा है वो मीडियम स्टडी कर रहा है और जो उसकी अटेंडेंस है लेकिन वो गुड है, उसका रिजल्ट आपने क्या निकाला कि वो पास हो जाएगा। So we have a 3 types of Bayes algorithm. The first one is your Bernoulli Bayes. सेकंड होता है मल्टी नोमियल Bayes और थर्ड होता है Gaussian Bayes। ये there are the 3 categories of Bayes algorithm। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज बर्नौली। बर्नौली ने बायस आप कब यूज करते हो, जब आपके पास जो इनपुट फीचर्स होते हैं, आपके पास इनपुट फीचर्स
आर कैटेगोरिकल। बर्नौली का मतलब है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर, तो उसकी दो ही अकरेंस होती हैं, या तो जीरो होगी या फिर वन होगी। तो जो अकरेंस जीरो या वन में है तो दिस कैटेगोरिकल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास तीन फीचर्स हैं, F1 F2, ये दो ही फीचर और आपके पास एक आउटपुट कॉलम है। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जेंडर कॉलम है, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, मेल है फीमेल है। ठीक है, मेल है फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है कि वो गुड है, वेरी गुड है, गुड है, वेरी गुड है। दिस इज अगेन द कैटेगरीज। ठीक है, इसके बेस पे आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हो कि बच्चा पास हो गया या फेल हो गया। तो जो आपके इनपुट कॉलम जब आपके पास कैटेगोरिकल होंगे, ठीक है, जीरो वन के फॉर्म में होंगे, तब आप उसके ऊपर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे, ये बर्नौली नियर बाय एल्गोरिथम लगाओगे। ठीक है, सेकंड आता है आपके पास मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीनोमियल नियर बाय एल्गोरिथम आपका यूज करते हैं जब आपके पास मल्टीनोमियल नियर बाय। ये आप कब यूज करते हो, जब आपके पास डेटा के अंदर क्या होते हैं, जो आपका इनपुट कॉलम होगा, इनपुट कॉलम के अंदर जो डेटा होगा वो टेक्सचुअल फॉर्म में होगा। ठीक है, टेक्सचुअल फॉर्म का मतलब ये आपके पास इनपुट कॉलम है और ये आपके पास आउटपुट कॉलम है। फॉर एग्जांपल आप अमेजन की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे रिव्यूज देखते हो, क्या हर एक कोई जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप खरीदते हो उस वहाँ पे यूजर रिव्यूज लिखता है। तो जो रिव्यूज आपके पास लिखे हुए हैं, जो पैराग्राफ फॉर्म में जो रिव्यूज है, वही आपका टेक्सचुअल डेटा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सारे रिव्यूज को आप एनालाइज कर रहे हो, रिव्यू वन, रिव्यू टू, रिव्यू थ्री, रिव्यू फोर, उसके बेस पे आप डिसीजन ले लो कि मुझे को प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो ये जो आपका डेटा टेक्सचुअल डेटा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास जो सेकंड एग्जांपल हो सकता है कि आपके पास जो मेल स्पैम क्लासिफायर है, कि कोई मेल स्पैम होगी या नहीं होगी, वो कैसे डिसीजन लेगा कि जो मेल का अंदर का कंटेंट है वो सारा का सारा टेक्सटुअल कंटेंट है। तो वहाँ पे एक इनपुट फीचर बनेगा और आउटपुट फीचर में आपको क्या निकाल देगा कि वो मेल स्पैम है या फिर नो स्पैम है। ठीक है, तो जब आपके पास डेटा बेसिकली टेक्सटुअल डेटा होगा तब आप मल्टी नॉमिनल बायस का यूज करते हो। ये जनरली हम जब हम एनएलपी पढ़ते हैं, नेचुरल लेवल प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, तो इसके अंदर हम अपनी मल्टी नॉमिनल बायस का यूज करते हैं, क्योंकि एनएलपी के अंदर आपको ये सारा डेटा आपको टेक्सचुअल फॉर्म में मिलता है और इसको आप एनालाइज करना पड़ता है। इसको हम सेंटिमेंट एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इस एनालिसिस के लिए आपको एनएलपी पे काम करना पड़ेगा। तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, मल्टी नॉमिनल बायस का यूज करोगे। ठीक है, थर्ड जो है आपके पास क्वेश्चन ने बायस। क्वेश्चन ए बाय एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है, जब आपके पास जो डेटा होगा, इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। व्हेन द इनपुट डेटा इज कॉन्टिन्यूस, कि आपके पास फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइट है और यहाँ पे वेट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप कुछ आउटपुट प्रेडिक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हाइट होगी, फॉर एग्जांपल 5.7, 5.6, 5.3, ये आपके पास, और वेट आपके पास 170, 180, 90, 60, इस तरह के फॉर्म में होगा। जब आपके पास जो डेटा इनपुट कॉलम में जो आपके पास डेटा होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, तब आप उसके अंदर आप क्या करते हो, गॉसियन ये वैसे यूज करते हो। कॉन्टिन्यूस डेटा का जब आप ग्राफ लोड करते हो तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है, ये वाला कर्व बनता है कि आपके पास जो डेटा है वो क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर ये वाला जो पॉइंट होता है, दैट इज द मीन पॉइंट। मीन आपके पास यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। ये जब आप स्टैट्स पढ़ोगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे थर्ड सेमेस्टर के अंदर, देन यू विल सी कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो अगर आपके पास कोई डेटा के ऊपर जब आप उसका ग्राफ लोड कर रहे हो और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन रहा है, तो उसके ऊपर आप बनते हैं कि गॉसियन और नॉर्मल गॉसियन नेबर एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ द नेव बायस एल्गोरिथम। बस इतना ही यहाँ पे नेव बायस एल्गोरिथम। चलो, सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। मैं सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, जो हम मॉडल के लिए यूज करेंगे, पेन टेस्ट स्प्लिट के लिए यूज करेंगे और अपने एक्यूरेसी स्कोर के लिए करेंगे। तो मैं फ्रॉम एसके लर्न से नेव बायस को आप कॉल कर लेते हो। बर्नौली नेव बायस को वी हैव इंपोर्टेड फ्रॉम द नेव बायस एल्गोरिथम। और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए हम मॉडल सिलेक्शन यूज कर लेते हैं एसके लर्न से।
ये सारे आपकी मॉडल्स आपके यहाँ पे इंपोर्ट हो गए और आपकी ट्रेन टेस्ट पेट वाली क्लास भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। सो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक डेटा सेट क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटा इज इक्वल टू वही ले लेते हैं जो भी हमने डेटा सेट यूज किया था, जिसमें स्टडी आवर्स था। सेकंड वुड बी आपका क्या था, असाइनमेंट्स। मेक श्योर कि जितनी वैल्यू आपने ऊपर दी यहाँ पे भी आप उतनी वैल्यू दोगे। अटेंडेंस ले लेते हैं, अटेंडेंस इतना वापस हो जाएगी। फिर दो ही ऑप्शन ले लेते हैं, गुड है या फिर वैल्यू है। आपके ट्रांसपोर्ट के तुम हाँ हाँ क्या 2 मिनट में 1 मिनट 2 मिनट हो गए ना 2 मिनट म्यूजिकल की तरह पिट देगा नहीं यार, मैं तो तारा क्लास में डिस्टर्ब ना करना। 10 मिनट। ऐसे पिट जाएगा नहीं यार, क्लास में डिस्टर्ब ना रहेगा तो वर्क जाता है। देखो यार, and we have a output column as result. ठीक है, तो इसको हम अपने डेटा फ्रेम में स्टोर कर लेते हैं, पीडी डेटा फ्रेम। इसके अंदर हम पास कर देते हैं डिक्शनरी एंड विल सेव इनटू द वेरिएबल एज डी। तो आपका डेटा सेट, ये आपका डेटा सेट है। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास दो इनपुट कॉलम है, स्टडी आवर्स और अटेंडेंस के बीच में आप क्या कर रहे हो कि ये स्टूडेंट पास हो गया या फिर क्या होगा, फेल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने दोनों कॉलम्स फॉलो कर लेते हो, डिपेंडेंट कॉलम और इंडिपेंडेंट कॉलम। तो एक्स के अंदर मैं अपने डेटा के दोनों कॉलम्स ले लेता हूँ। दैट इज योर स्टडी आवर्स
से आपका इनपुट कॉलम अलग हो गए एंड वाइट के अंदर आप रिजल्ट आपके पास कॉलम है एंड व्हेन यू सी योर आउटपुट कॉलम इज लाइक दिस। ठीक है, तो जब आप अपने मॉडल को ट्रेन करोगे, मॉडल को ट्रेन करने से पहले आपको पता है कि मशीन लर्निंग के अंदर आपको ओनली टेक्सटुअल डेटा देना पड़ता है। जो आप इनपुट कॉलम में आप डेटा देते हो वो टेक्सटुअल डेटा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो डेटा है वो आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में है। तो हमने फीचर इंजीनियरिंग के अंदर किया था कि अगर आपके पास डेटा को कन्वर्ट करना हो, एनकोड करना हो, तो आपको यहाँ पे एनकोडिंग टेक्निक लगानी पड़ती है। तो डेटा को हम यहाँ पे एनकोड करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं वन नोट एनकोडर यूज करूंगा, तो मैं उसको पहले इम्पोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम sklearn से डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट वन नोट एनकोडर। इस वाली क्लास का मैं यूज करूंगा वन नोट एनकोडर का। वन नोट एनकोडर आई थिंक सबको क्लियर होगा। वन नोट एनकोडर क्या करता है कि आपके पास जितने इनपुट फीचर्स होंगे यहाँ पे उसके वो नए नए कॉलम्स बना देगा। हाउ द वन नोट एनकोडर गोना वर्क, अगर आपके पास यहाँ पे कॉलम है जेंडर का, इसके अंदर है मेल और फीमेल, तो क्या करेगा वन नोट एनकोडर यहाँ पे नए कॉलम बना देगा जेंडर मेल करके और जेंडर फीमेल करके। तो जहाँ पे भी मेल होगा उसकी जगह वन रख देगा, उसकी जगह जीरो। यहाँ पे फीमेल है तो इसकी जगह इसकी जगह वन। एक स्पार्स एरे बना देगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपका जो डेटा है वो आपका सारा न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वी आर अप्लाइंग द वन नोट एनकोडर ऑन द इनपुट डेटा, क्योंकि आपके पास इनपुट डेटा दोनों के हैं कैटेगोरिकल है। तो जस्ट एनकोड दिस डेटा, यहाँ के लिखते हैं आप वन नोट एनकोडर को मैं क्लास में कॉल कर लूंगा। इसके लिए मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता है दैट इज एनकोड के नाम से। ठीक है, अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है किसके ऊपर, इनपुट डेटा के ऊपर। तो आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप यूज करते हो फिट एनकोड डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसके अंदर आप अपना क्या भेज देते हो, अपना इनपुट डेटा। इनपुट डेटा आपका किसके अंदर है, एक्स के अंदर है। और यूर स्टोरिंग जो आपके पास डेटा इनकोड होकर आएगा उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वो एक्स एनकोड करके डेटा होगा, वो आपके पास नया कॉलम है। ठीक है, तो जो आपके पास वन नोट एनकोडर रिटर्न करता है वो आपके पास एक स्पार्स एरे रिटर्न करता है। तो उसको हम नंपा एरे में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं टू एरे। टू एरे फंक्शन क्या करता है वो आपको एरे के अंदर कन्वर्ट करके दे देता है इसको। ठीक है, सो पहले रन दिस कोड। जब यहाँ से आप अपना देखोगे एक्स एनकोड, अब आपके पास सारे सारे जो आपके दोनों इनपुट फीचर्स थे कौन कौन से थे आपके पास यहाँ पे, स्टडी आवर्स और अटेंडेंस। अब आपके पास चार नए कॉलम होंगे यहाँ पे, स्टडी आवर्स लो, स्टडी आवर्स हाई और स्टडी आवर्स मीडियम। और यहाँ से कितने बन गए आपके पास, यहाँ दो ऑप्शन थे, अटेंडेंस गुड और अटेंडेंस एक्सीलेंट। इसका मतलब तीन और दो पाँच, पांच कॉलम बने होंगे। एक दो तीन चार पाँच, ये पांच कॉलम है आपके पास। ठीक है, अगर आप इस वाली एंट्री को देखो 0 1 0 0 1, इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो पहला नया कॉलम बना होगा वो आपके पास स्टडी आवर्स लो का बना होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसके अंदर आपके पास तीन नए कॉलम बनेंगे, स्टडी आवर लो के नाम से, स्टडी आवर हाई के नाम से और स्टडी आवर मीडियम के नाम से। और इसके दो कॉलम बनेंगे अटेंडेंस के। अटेंडेंस मैं पूरा नहीं लिख रहा, अटेंडेंस गुड और अटेंडेंस एक्सीलेंट। ठीक है, ये आपके पास नए कॉलम्स बने हैं वन नोट एनकोडिंग लगाने के बाद। अब पहली वाली जो फील होगी वो क्या, यहाँ पे वैल्यू क्या है, लो। तो लो वाले का के वन आ जाएगा, बाकी दोनों का के जीरो आ जाएगा। अटेंडेंस गुड, तो गुड वाले में वन आ जाएगा, बाकी जीरो आ जाएगा। तो ये जो आपके पास आया है दैट इज 1 0 0 1 0, यही आपके इसने रिटर्न किया है। देखो यहाँ पे क्या है, ये है। अच्छा, इसने कॉलम में उल्टे बना लिए, यहाँ पे इसको हाई बना लिया है और यहाँ पे इसको हाई कंसीडर कर लिया, यहाँ पे लो आ गया और यहाँ पे मीडियम आ गया। ठीक है, वो उसने अपने हिसाब से कैटेगरीज बनाई हैं और यहाँ पे उसने एक्सीलेंट को पहले लिए, गुड को बाद में रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि दिस इज हाउ द वन आउट एनकोडिंग इज टू बी डन। तो जो आपके पास सारी एंट्री होती है वो इस तरह की से होती है। ठीक है, तो आपके पास इतने सारे नए इनपुट कॉलम्स और होंगे अपने डेटा के अंदर। क्लियर।
सुनाओ। अब आपके पास डेटा इनकोड हो गया आपका इसके अंदर, दिस योर इनपुट, नए जो कॉलम बने दैट इज अंडर द एक्स एनकोड कॉलम के अंदर है। अब हम क्या करें, अपने मॉडल को ट्रेन कर लेंगे। मॉडल हमने जो रखा हुआ है, मॉडल हमने यूज किया दैट इज योर बर्नौली नेबाइस। तो मैं इस मॉडल को क्या करूँगा, कॉल करूँगा। अच्छा, इससे पहले आपको 10 टेस्ट स्प्लिट भी करना है डेटा के ऊपर। ये सभी मैं यहाँ पे 10 टेस्ट स्प्लिट नहीं मारा डेटा के ऊपर, तो यहाँ पे पहले हम 10 टेस्ट स्प्लिट मार लेते हैं। तो एक्सट्रीम के अंदर कॉमा, टेस्ट के अंदर कॉमा, वाई ट्रेन कॉमा, वाई टेस्ट। ठीक है, ये हमें 4 वेरिएबल बना लिए। इसके अंदर हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कॉल किया। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो आपने क्लास पर इंपोर्ट की थी, इसके अंदर आप क्या पास करते हो, एक इनपुट कॉलम और अपना आउटपुट कॉलम। अब आपने जो इनपुट कॉलम है वो कौन से पास करने हैं, जो अपने नए कॉलम बनाए हैं, और वो किसके अंदर, आपके पास एक्स इनपुट के अंदर। जस्ट कॉपी हियर एंड पेस्ट इट हियर। कॉमा, आउटपुट कॉलम आपका बाई के अंदर था, उसको हमने नहीं छेड़ा। और साथ में आप क्या पास करते हो, टेस्ट साइज पास करते हो। तो ट्रेनिंग डेटा कितना रखना, टेस्टिंग डेटा कितना रखता है, तो आप अपने एक्सप्लिसिटली बताते हो। फॉर एग्जांपल हम 20% डेटा यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए, और इसके अंदर होती है रैंडम स्टेट इक्वल टू 42। ठीक है, डेटा को शफल करने के लिए। तो आई जस्ट, अगर आप अपना टेक्स्ट ट्रेन डेटा, अब आपके पास डेटा डिवाइड हो गया ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर। नाउ यू विल कॉल टू योर मॉडल। अब आप यहाँ से अपने मॉडल को कॉल कर सकते हो। तो मॉडल जो हम यूज करते हैं दैट इज योर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन नेबाइस। तो आई जस्ट कॉपी दिस। इस मॉडल का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बी आई के नाम से, एंड विल जस्ट कॉल दिस यूजिंग द बी आर डॉट फिट फंक्शन से हम क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या भेजते हैं, अपने एक्सट्रेन और बाई ट्रेन डेटा। एक्सट्रेन कॉमा बाई ट्रेन डेटा को ट्रेनिंग के लिए हम फिट फंक्शन का यूज करते हैं। तो नहीं एग्जीक्यूट, इस मॉडल आपका क्या हो गया, ट्रेंड हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। तो प्रेडिक्शन के लिए आप बी आर डॉट प्रेडिक्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। इसके अंदर आप क्या भेजते हैं, अपना टेस्टिंग डेटा। तो टेस्टिंग डेटा इज इन योर एक्स टेस्ट। ठीक है, इसको आप अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो। फॉर एग्जाम्पल द वेरिएबल इज वाई प्रेडिक्शन। जब वाई प्रेडिक्शन को आप कॉल करोगे यू विल सी तो आंसर इज योर फेल। ठीक है, सो दिस इज हाउ द नेम बाय सेल कैन गोना वर्क। आई होप क्लियर है सबको। हर एक एल्गोरिथम में जब आप कोड लिखते हो तो कोड सबका स्टाइल लिखने का सेम है। आप बस यहाँ पे क्लासेस को चेंज करते हो, बाकी सारे एल्गोरिथम ऐसे कॉल होते हैं। आप जिस भी एसक्यूएल लाइब्रेरी से जितने मॉडल आपने बनाए हैं वो हमने सारे डायरेक्टली यहीं से कॉल किए, यहीं से इंपोर्ट किए। लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो, एसवीएम हो, ठीक है, और लॉजिस्टिक हो, सारे के सारे मॉडल ऐसे ही कॉल होते हैं। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला सबका सेम है। डेटा सेट रीड करोगे, उसके ऊपर इनपुट आउटपुट फीचर्स अलग करोगे, ट्रेन टेस्ट फिट मारोगे, मॉडल कॉल करोगे, मॉडल को ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, और उसको मॉडल को ट्रेन करोगे यूजिंग द फिट फंक्शन, और प्रेडिक्ट फंक्शन से आप क्या करोगे, प्रिडिक्शन करोगे। बस इतना ही करना होता है आपको।